हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड यूनिट के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे विद न्यूमेरिकल्स। अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर, कि नेचर के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल पाए जाते हैं या जिनको हम आर्टिफिशियली तैयार करते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो कैसे होते हैं। तो उससे पहले कुछ मैग्नेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेट यानी कि चुंबक एक ऐसा सब्सटेंस है, पदार्थ है जो प्रकृति में फ्री स्टेट में पाया जाता था शुरुआत में, अब भी पाया जाता है, लेकिन उसको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है आर्टिफिशियली। अब जो मैग्नेट है, मैग्नेट की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है कि मैग्नेट जो है वो लोहे जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस जैसी चीज़ें जो होती हैं, जो मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, उनके ऑब्जेक्ट जो होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको वो अट्रैक्ट करता है। तो इस प्रकार जो है मैग्नेट का ही मेन, यहीं से जो है मैग्नेट की शुरुआत हुई थी। क्योंकि जो मैग्नेट का नामकरण हुआ है कि मैग्नेट को जो है किस प्रकार मैग्नेट क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि 2 कहानी है मेन, तो कि जैसे शेफर्ड बॉय था एक, यानी कि गडरिया था, इसका नाम था मैग्नस। तो उसको ये पत्थर मिला था जो लोहे से चिपकता था, इसलिए उसके नाम से इसका नाम रख दिया गया मैग्नेट। यानी कि मैग्नस जो है उसके नाम से मैग्नेट रखा गया, मैग्नस के नाम से। सिमिलरली जो एशिया माइनर रीजन जो है अर्थ के ऊपर, उसमें एक रीजन है जिसका नाम है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया रीजन के अंदर जो पहाड़ हैं, जो वहाँ की स्ट्रक्चर है, अर्थ की स्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो है पत्थर पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, ये जो इसका नाम इसलिए वहाँ से रख दिया गया, इसका नाम मैग्नेट। यानी कि कहाँ से? मैग्नीशिया से। इसके बाद जब इसकी स्टडी हुई कि ये क्या है, ये नेचुरल मैग्नेट था। नेचुरली माना जाता था कि ये भाई प्रकृति में ही बनता है, इसको वैसे नहीं बनाया जाएगा। फिर उसके बारे में जब इसकी डिस्कशन हुई, इसके ऊपर स्टडी हुई, ये देखा गया कि ये बना किसका है, तो फिर ये Fe3O4 यानी कि आयरन ओर होती है ये, और जिसका नाम है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट नाम की जो ओर होती है उससे बनती है मैग्नेट, जो नेचुरल मैग्नेट होती है। तो ये तो मैग्नेट के जो है जो सोर्स थे, जो बताते हैं कि भाई मैग्नेट का नाम क्यों है। प्रॉपर्टी, इट अट्रैक्ट्स द आयरन लाइक पार्टिकल्स, आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनको ये अट्रैक्ट करता है। उसके बाद जो है नेचुरल मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, और टाइप भी जो है मैग्नेट की कई टाइप के होते हैं। जैसे कि ज़्यादातर तो हम लैब के अंदर जो मैग्नेट देखते हैं वो इस टाइप की मैग्नेट होती है, जिसको बोलते हैं बार मैग्नेट। मैग्नेट डंबल टाइप की भी होती है। मैग्नेट जो होती है वो नाल चुंबक भी होती है, यानी कि शू टाइप, और शू मैग्नेट बोलते हैं जिसको, इस टाइप की भी होती है। इस पर भी NS लिखा रहता है। मैग्नेट जो है स्फेरिकल टाइप की भी और सिलेंड्रिकल टाइप की भी होती है। सिलेंड्रिकल टाइप की मैग्नेट भी हो जाएगी भाई। और मैग्नेट जो है वो स्फेरिकल टाइप की भी होती है, जैसे ये स्पीकर के अंदर लगी होती है, अंदर और बाहर। NS या तो अंदर होगा या बाहर होगा, इसमें भी ऐसे होना है, तो इसका मतलब इसमें भी ऐसे होना है। अब ये N और S जो है हमें लिखा दिखाई देता है, ये क्या है? तो जब भी कोई मैग्नेट होती है फ्रीली सस्पेंड करते हैं, जब हम उसको किसी भी मैग्नेट को, एक ऐसा धागा जिसमें ट्विस्ट ना हो, यानी कि जो घूमे नहीं, तो उसको बिल्कुल उससे बांध के जब मैग्नेट को ऐसे लटकाया जाता है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरती है, रेस्ट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर। अगर यहाँ से उसको बांध दिया हमने धागे से, और तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेगी। उसको अगर थोड़ा हिला भी देंगे तो जब भी वो आराम से रुकेगी ऐसे हिलते हुए, तब भी वो कौन सी डायरेक्शन में रुकेगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। तो इसलिए ये माना गया कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। एवरी मैग्नेट हैव 2 पोल्स, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल।
नॉर्थ और साउथ पोल। दो पोल होते हैं, जिस तरह दो चार्ज होते हैं, मैग्नेट की सिमिलरिटी जो होती है, रिजेम्बलेंस होती है, या जो मैग्नेट जो एनालॉजी होती है वो चार्ज से मैच करती है। जैसे चार्जेस दो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि टू पोलरिटी सिमिलरिटी, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होते हैं, दोनों की स्ट्रेंथ जो बराबर होती है। नॉर्थ और साउथ जो है, जो पोल स्ट्रेंथ होगी, यानी कि जिस फोर्स से, जिस ताकत से वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ दोनों पोल्स की बराबर होती है, लेकिन अलग अलग नेचर होता है। अब ये जो मैग्नेट है, इसके दो पोल हो गए, दोनों की पोल स्ट्रेंथ है वो बराबर है, कोई भी एक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर हम मैग्नेट को यहाँ से तोड़ देते हैं, बीच में से तोड़ दें ऐसे, तो ये नहीं है कि भाई पोल ख़त्म हो जाएंगे, बीच में से तोड़ दिया, एन इधर था और बीच में से हमने इसको तोड़ दिया तो बीच में कोई पोल ही नहीं है। नहीं, जैसे ही मैग्नेट के दो हिस्से बनेंगे, इसके भी दो पोल अपने आप बन जाएंगे। इधर एस बन जाएगा और इधर एस था तो इधर क्या बन जाएगा, एन। चाहे इसके 20 टुकड़े कर दो, लेकिन क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। पोल स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, मैग्नेट को तोड़ने से पोल जो है वो यूनिक नहीं बनते, चाहे हम उसको नॉर्थ पोल के नज़दीक से तोड़ दें। अगर हम ऐसे कर रहे हैं, ये मैग्नेट है हमारे पास, इसको हमने यहाँ से तोड़ दिया तो ये छोटी मैग्नेट बनेगी, लेकिन इसके जो पोल हैं वो दो ही बनेंगे, यानी कि NS हमेशा मैग्नेट में प्रेजेंट रहेगा। ये दूसरा करेक्टरिस्टिक्स। नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरती है हमेशा, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक नीडल बनाने में या कंपास नीडल बनाने में। कंपास जो होता है वो डायरेक्शन बताता है हमें, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ हमें डायरेक्ट करता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम और डायरेक्शंस का या अपने जिधर चल रहे हैं उसका पता लगा सकते हैं। ये दो करेक्टरिस्टिक्स होने के बाद अगले जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैग्नेट के, वो ये हैं कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो मैग्नेट को वो अट्रैक्ट, लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। मतलब ऐसे नॉर्थ साउथ, और इधर भी साउथ हो और इधर नॉर्थ हो दूसरी मैग्नेट का, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इधर इधर धकेलेंगे। और अगर हम इन पोल्स को अपोजिट कर दें, यानी कि अनलाइक पोल कर दें हम, तो ये अपनी तरफ खींचेगा इसको, ये अपनी तरफ खींचेगा। मतलब कहने का ये है, यहाँ तो है रिपल्सन और यहाँ है अट्रैक्शन। तो लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए हम कई चीज़ें देखते हैं, मैग्नेट के नज़दीक मैग्नेट लेके आते हैं तो कई बार वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, कई बार जो है रिपेल हो जाती है। लेकिन अगर मान लो हमें ऐसी मैग्नेट मिले जिसके ऊपर नॉर्थ साउथ लिखाई नहीं दे रखा हो, हमें दिखाई ना दे या मिट रहा हो, और दूसरी मैग्नेट भी हो, तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई ये जो मैग्नेट है इसका नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, या फिर ये देखेंगे मैग्नेट है या नहीं है। तो मैग्नेट का रिपल्सन वाला जो टेस्ट होता है वो इसका श्योरिटी होती है। मतलब रिपल्सन अगर किसी मैग्नेट, दो मैग्नेट्स के बीच में हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नेट दोनों ही मैग्नेट हैं, और रिपल्सन से ही हम जो है नॉर्थ साउथ जो है वो बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक मैग्नेट है और ये दूसरी मैग्नेट है जिसके ऊपर पोल नहीं लिखे हुए, ये अट्रैक्ट तो हो जाएगी इसकी तरफ। अगर ये अट्रैक्ट हो जाती तो हम श्योर नहीं है कि ये मैग्नेट है। लेकिन अगर ये दूसरी मैग्नेट जिसके ऊपर पोल लिखे नहीं है ये रिपेल हो जाए, इससे दूर चली जाए, तो ये 100% मैग्नेट होगी। और जो पोल इस एस पोल ने इसको रिपेल किया तो इसका मतलब ये इसका एस पोल होगा और ये क्या हो जाएगा, एन पोल। तो इसका मतलब मैग्नेट का जो है श्योर टेस्ट होता है वो मैग्नेटिज्म होती है। मतलब फिर हमने बताया था कि लगभग 1820 के अंदर जो है करंट की मैग्नेटिज्म की डिस्कवरी हुई, और फिर इसी के बाद जो है ना मैग्नेटिक मटेरियल्स पे और ज़्यादा डिस्कस हुआ, और फिर जो है परमानेंट मैग्नेट जो लैब वगैरह में जो मैग्नेटें होती हैं वो बनाई गई, क्योंकि जो नेचुरल मैग्नेट थी उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी होती है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है।
कंडीशंस भी बताई जाएंगी जब मैग्नेटिक मटेरियल का डिस्कशन होगा। तो मैग्नेटिज्म कैसे समाप्त हो जाती है ये भी उसके अंदर डिस्कस होगा। फिर जो है ये जो मैग्नेट जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हुई ये बनाई जाती हैं, वो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स का पता लगने के बाद ही ऐसा संभव हुआ है। और 1820 में करंट से मैग्नेट प्रोड्यूस होने लगी थी। उसके बाद तो एक डिस्कवरी जो है मैग्नेट के रीजन के अंदर, फील्ड के अंदर इतनी ज़्यादा हुई है कि बहुत से ज़्यादा लगभग जो 80% इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं लगभग वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल्स बनाए जाते हैं। इस प्रकार ये तो हो गए हमारे मैग्नेट जो होती हैं उनकी टाइप और उनकी प्रॉपर्टी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या दो मैग्नेट के बीच का फोर्स। अगर हमारे पास दो मैग्नेट दे रखी हो अलग अलग, जिनकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग है, एक की पोल स्ट्रेंथ m1 है, एक की पोल स्ट्रेंथ m2 है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स होगा वो कितना होगा ये डिटरमाइन करने के लिए जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो कूलाम चलाने दिया था ना वैसे ही होता है। अगर हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, एक ये है नॉर्थ साउथ वाली, इसकी पोल स्ट्रेंथ मान लिया m1 है और ये इसको n1s1 भी लिखा जा सकता है। ये दूसरी मैग्नेट है, इसका इधर n हो गया इधर s हो गया, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं इसको ऐसे n। इनके दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस हमारे पास r है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 है और ये वैक्यूम के अंदर प्लेस है। तो पोल स्ट्रेंथ जो होती है, पहले पोल स्ट्रेंथ के बारे में बता देते। पोल स्ट्रेंथ जो है उसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर। डायमेंशन ले तो आसान है, LA हो जाएगा, ना इसमें मास है ना इसमें टाइम है, एम्पियर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। अब दो मैग्नेट जिनकी पोल स्ट्रेंथ डिफरेंट है चाहे सेम हो, हमने तो मेन फार्मूला डिस्कस करना है। तो अगर पोल स्ट्रेंथ उनकी डिफरेंट है और उन दोनों को वैक्यूम के अंदर रख देते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है और वो फोर्स जो होगा वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ्स, और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये रिजेम्बलेंस हो जाती है देखो कूलाम लॉ से। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारे पास m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं हम तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे जो k होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये उसकी एक्सप्रेशन होती है। और वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और इसको 4 पाई से डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। लेकिन ये वैल्यू जो होती है MKS सिस्टम की। अगर करें CGS में तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वैक्यूम के लिए CGS में 1 हो जाती है। अब जो है इस वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला बन गया म्यू नोट m1 m2 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये दो मैग्नेट्स जो डिफरेंट मैग्नेट्स हैं जिनकी पोल स्ट्रेंथ m1 और m2 है उनके बीच का फोर्स है म्यू नोट m1 m2 4 पाई r स्क्वायर। अट्रैक्शन रिपल्सन अकॉर्डिंग टू पोल्स को होता है, जैसे कि चार्जेस के अकॉर्डिंग होता है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं तो लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ये फार्मूला अगर इसी ऑब्जेक्ट को ये नहीं मैग्नेट्स को हम किसी मीडियम के अंदर रख देते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो ये बन जाएगा फोर्स का। म्यू की जगह म्यू नोट की जगह म्यू हो जाएगा 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि जो म्यू है ये हो जाएगी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इससे हम पहले भी परिचित हैं, पहले पार्ट्स में भी। परमेबिलिटी होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए, अगर म्यू नोट कर दे तो फ्री स्पेस या वैक्यूम, और अगर म्यू हटा दे तो फिर ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम।
ये मीडियम की, और दोनों का जो रेशियो होता है म्यू बाई म्यू नोट, इसको कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी यानी कि कोई भी मीडियम जो होता है वो मैग्नेटिक लाइंस को पास होने के लिए कितनी परमिशन देता है। तो ये हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। रही बात म्यू नोट की, इसकी यूनिट होती है हमारे पास, इतनी होती है टेस्ला और मीटर एम्पियर इनवर्स। यहाँ से ये जो फार्मूला पढ़ा था हमने पहले पार्ट में, V इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4πa या 4πr स्क्वायर या आइडियल साइन थीटा बाय सर्टला से कहीं से भी हम जो है म्यू नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। डायमेंशन मतलब यूनिट निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो ये मैग्नेट, दो मैग्नेट्स के बीच का फोर्स हो गया। अब जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, या सिंपली मानते हैं कि स्ट्रेट इससे आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड होती है, डायरेक्ट स्ट्रेट होती है। तो इसी तरह मैग्नेट, कोई भी जो मैग्नेट होती है उसको अगर किसी प्लेन पेपर के नीचे रख देते हैं हम, और फिर उसके ऊपर हम पार्ट रख देते हैं, ये हमने इसके नीचे रख दिया नॉर्थ साउथ मैग्नेट, देखने के लिए समझना पड़ेगा कि ये नीचे है पेपर के, और फिर यहाँ पे हम पेपर के ऊपर जो हम रखेंगे पार्टिकल्स, मैग्नेटिक पार्टिकल्स, मैग्नेटिक एलिमेंट जैसे लोहे के छोटे छोटे कण या चुंबक के दूसरी चुंबक के छोटे छोटे कण अगर रख देते हैं तो हमें वो इस पैटर्न में सेट होते हुए दिखाई देंगे। पहले तो वो बिखरे हुए थे, ऐसे बिखरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम मैग्नेट उसके नीचे रखते हैं तो हमें ये पार्टिकल ऐसे उठते हुए दिखाई देंगे, ऐसे सेट होते हुए दिखाई देंगे, इस प्रकार सेट हो जाएंगे। ये हो जाते हैं सेट ऐसे, और ये हमें इनकी जो मोशन दिखाई देगी वो N2S दिखाई देगी, यानी कि इस प्रकार, और ये बीच में भी होंगे, ऐसे भी सेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनका ऐसा पैटर्न बनता है तो इसका मतलब यहाँ पे जो रीजन बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, उसका इस टाइप का पैटर्न बनेगा। और फिर इसको जब हम इमेजनरी लाइंस के अंदर जब इसको हम ड्रा करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई ये कैसे बना है, किस प्रकार जो है ये मैग्नेट्स पार्टिकल की मोशन हुई या कैसे मूव कर यहाँ से कैसे सेट हुए हैं, तो फिर हम मैग्नेटिक लाइंस के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो इमेजनरी लाइंस होती हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कर्व लाइंस है, तो मैग्नेटिक लाइंस कर्व लाइन होती हैं, यानी कि स्ट्रेट नहीं होती, क्योंकि दोनों पोल एक साथ रहते हैं और दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो जो है इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो हमेशा कर्व होती हैं, और किस टाइप में होती हैं, उनकी डायरेक्शन कैसे होती है, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमने एक बार मैग्नेटिक लाइंस जो है वो बना दी है। अब मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो साफ दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ पोल से आउटवर्ड होती हैं, यानी कि आउट ऑफ मैग्नेट N2S होती है इनकी डायरेक्शन, और इनसाइड मैग्नेट इसकी डायरेक्शन होती है S2N। इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस जो है वो क्लोज कर होती है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द इमेजनरी कर्व लाइन सच दैट the tangent to which at any point gives the direction of the magnetic field induction या magnetic field at that point, magnetic field intensity, magnetic field induction, magnetic field strength कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे मिलेगी, किसी भी पॉइंट पे अगर देखनी है तो मैग्नेटिक लाइंस का टेंजेंट ड्रा करेंगे। यानी कि अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट करते हैं तो ये इधर जाएगी, और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये इधर जाएगी, और इस पॉइंट पे ड्रा करते हैं तो ये इधर जाएगी। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक लाइंस जो है इसका किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो मैग्नेटिक इंडक्शन की जो डायरेक्शन है वो हमें ऐसे दिखाई देगी। इधर देखें तो इस प्रकार हो जाएगी N2S, इस पर इसमें इधर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि जहाँ भी टेंजेंट ड्रा करेंगे उधर ही मैग्नेटिक फील्ड जो है
इंडक्शन की डायरेक्शन होगी। अब एक तो एक कर्व लाइन होती है, पहली प्रॉपर्टी कर्व लाइन होती है, दूसरी प्रॉपर्टी की ये जो होती है वो क्लोज कर्व लाइन होती है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो N2S आउटवर्ड मैग्नेट होती है, आउट ऑफ मैग्नेट जो है मैग्नेट द डायरेक्शन जो है किधर हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर होती है N2S, एंड इनसाइड और इनसाइड होती है S2N, क्लोज कर हो जाएंगे। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी वही है जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के, कि नो टू मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस ईच अदर, उसमें नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो क्रॉस ईच अदर है। डिफरेंस यहीं पर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लाइन होती है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब कंटिन्यूस कर्व नहीं होती है, वो पॉजिटिव चार्ज से लेके नेगेटिव तक ही चलती है और फिर एंड हो जाती है, लेकिन ये कंटिन्यूस कर्व होती है। तो इसलिए जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी रीजन का क्लोज कर्व में, अगर फील्ड वेरी ना हो यूनिफॉर्म फील्ड में तो जीरो हो जाता है। इनसाइड S2N, सेकेंड प्रॉपर्टी की नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भाई, नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो क्रॉस नहीं करती हैं। तीसरी, क्योंकि क्रॉस करेंगी तो उस पॉइंट पे, उसका रीजन हमें पता है कि जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करेंगी उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन बढ़ जाएंगी और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन बढ़ना इम्पॉसिबल होता है। जैसे ये मैग्नेटिक लाइन थी, ये तो इधर गई, दूसरी मैग्नेटिक लाइन इधर गई, इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन है इनका, क्रॉस हुआ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इधर होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इधर होगा, जो कि गलत है। एक ही पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं करती हैं। मैग्नेटिक लाइन की जो इंटेंसिटी होती है यानी कि डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस in a region directly proportional to the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फिर मतलब एक रीजन के अंदर चार मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, इस रीजन में चार लाइनें हैं, मान लिया ये थोड़ी सी स्ट्रेट कर दी हमने, इस मैग्नेट के अंदर ही है, इस रीजन के अंदर वो, और एक उसी रीजन के अंदर 8 पास हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अगर B है इतने रीजन का तो यहाँ पे 2B हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक लाइन डेंसिटी। उसके बाद लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, तो इसका मतलब लाइक पोल्स की मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर लैटरल प्रेशर ड्रा करेंगी। मतलब ये जो मैग्नेट है इसका नॉर्थ एस पोल इधर कर लेते हैं, नॉर्थ इधर कर लेते हैं, और दूसरी मैग्नेट का एन इधर कर लेते हैं, एस इधर कर लेते हैं, तो ये लाइक पोल्स होंगे। तो ये तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस हो जाएंगी इस प्रकार। एन टू एस, एन से आउट और एस से एंट्री है इनकी, एस से इनसाइड होती है, एन से आउटसाइड होती है। तो ये लाइंस होगी थी हमारे पास दो,
लेकिन ये जो दो मैग्नेट्स के लाइक पोल अगर इधर कर देंगे तो इनका जो है कम्बिनेशन नहीं होगा, इनके बीच में एक रीजन बन जाएगा, खाली रीजन बन जाएगा, वैकेंट रीजन होगा, जहाँ पे न्यूट्रल रीजन होगा, जहाँ पे कोई तीसरा अगर मैग्नेटिक मटेरियल रखा जाएगा तो वो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, अपनी जगह पे सेट रहेगा। इस रीजन को ये न्यूट्रल रीजन है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर डाले हुए हैं, इसके कारण ये रिपल्सन शो कर रहा है, ये कर रहा है रिपल्सन। सिमिलरली लाइक पोल्स अगर कर देते हैं तो इनकी मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो इधर एन कर दिया, ये एस कर दिया, और ये दूसरी मैग्नेट हमें इधर एन कर देते हैं, इधर एस कर देते हैं, तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस जो है वो इस प्रकार हो जाएंगी, एन से एस अट्रैक्ट करेंगी। बाकी एन टू एस होंगी, वैसे भी घुमाओ इनका वैसे भी हो सकता है, ऐसे भी होगा, लेकिन ये मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो कुछ मैग्नेटिक लाइंस इसकी ऐसे इंटर हो जाएंगी इसमें, ऐसे एन टू एस, एन से एस की तरफ मैग्नेटिक लाइंस जो है वो अंदर हो जाएंगे एस टू एन, बाहर हो जाएंगे एन टू एस, और कुछ मैग्नेटिक लाइंस जो है फिर इस टाइप की दिखा सकते हैं। कुछ इस तरह मुड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि लाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक पोल्स जो है वो रिपेल करते हैं। तो ये मैग्नेटिक लाइंस का हो गया वो प्रॉपर्टी अट्रैक्शन और रिपल्सन वाली। बाकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स की तरह ही है, बस डिफरेंस यही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूस होती हैं और स्ट्रेट भी हो सकती हैं, लेकिन ये हमेशा कर्व होती हैं और कंटिन्यूस कर्व होती हैं। नेचुरल मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइंस हैं या जो बार मैग्नेट थी उसकी तो हमने शो कर दी। इलेक्ट्रिक मैग्नेट में भी हमने पहले भी बताया था, पहले दो पार्ट्स में, कि मैग्नेटिक जो फील्ड इंडक्शन देखना है तो इस प्रकार होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही होती हैं, वो ऐसे होंगे सर्कुलर पार्ट में अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो इस प्रकार, और अगर सर्कुलर है तो इस प्रकार होगा राइट हैंड स्क्रू रूल से। अब इसमें करंट जो है ना, करंट की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव ये दिखाई है। इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन ऐसे होंगी, इनसाइड आउटसाइड ऐसे, अंदर से मैग्नेट इसके अंदर से घूम के ऐसे आएंगी। सिमिलरली सोलेनोइड है तो इनकी भी मैग्नेटिक लाइंस जो है वो क्लोज होती हैं। तो इसका मतलब ये भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। एक तरफ से देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, साउथ पोल दिखाई देगा, तो दूसरी तरफ से नॉर्थ पोल दिखाई देता है। क्योंकि सर्कुलर वायर में अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरी तरफ से उसका इफेक्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज भी दिखाई देता है। इसका मतलब बार मैग्नेट हो, चाहे सोलेनोइड हो, चाहे सर्कुलर मैग्नेट हो, चाहे स्ट्रेट कंडक्टर हो, सभी का मैग्नेटिक लाइंस होती है वो क्लोज कर्व होती हैं। डायरेक्शन देने के अलग अलग रूल होते हैं और दोनों पोल एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे भी अगर हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे बाद में कि सोलेनोइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उससे पहले हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बतानी पड़ेगी बार मैग्नेट की। तो ये है बार मैग्नेट, ये एन और एस, इसके दो पोल हैं इसलिए इसको मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल, इसका मतलब इक्वल और अपोजिट पोल स्ट्रेंथ, और जो है दोनों पोल स्ट्रेंथ है वो इक्वल है, उनके बीच में सेपरेशन है और दोनों अपोजिट है। तो इसका मतलब ये जो बार मैग्नेट है वो क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक डाइपोल। और अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसकी होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या सिंपली डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था, क्यू, ये प्लस क्यू के दो चार्ज आर की डिस्टेंस से अब 2a मानते थे हम, उससे सेपरेट है तो p की वैल्यू होती थी मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, क्यू इंटू 2a। सिमिलरली यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ जो है उसमें p से रिप्रेजेंट किया जाता था, इसमें कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पोल स्ट्रेंथ आइदर पोल की पोल स्ट्रेंथ और उनके बीच की दूरी m इंटू 2l या m इंटू 2a, ये होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती थी तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन होती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी होती है S2n, मतलब मैग्नेट के अंदर देखो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो बाहर मैग्नेट में किधर से किधर जा रही है, N to S जा रही है, बाहर N से S बाहर की तरफ है और S to N जो है वो अंदर की तरफ है। तो इसका मतलब ये डाइपोल के इनसाइड जो लाइन है वो S2n, इसका मतलब S रिजेंबल करता है नेगेटिव चार्ज से और N रिजेंबल करता है पॉजिटिव चार्ज से। एनालॉजी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में नेगेटिव और इसमें S। तो ये पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी इसकी S2n। यूनिट निकालना चाहें हम तो सीधी सी बात है भाई, मैग्नेटिक पोल की जो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर और लेंथ की हो जाएगी मीटर, तो इसका मतलब ये हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये होती है यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि करंट इनटू एरिया। करंट हो गया हमारे पास एम्पियर और मीटर स्क्वायर होती है ये एरिया की यूनिट। तो अगर इलेक्ट्रिक उसमें करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर डाइपोल मोमेंट निकालना चाहें तो वो होती है करंट इनटू एरिया, और यहाँ से होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।